everyone. I hope you all are good. तो इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगी, उसका मीनिंग समझाऊंगी और उसके जम्पशंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो इसके मैंने पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, आप साथ साथ देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है लॉ ऑफ डिमांड का। हमें लॉ ऑफ डिमांड का जब भी अज्यूम करना है तो कंज्यूमर के हिसाब से अज्यूम करना है, मींस कस्टमर के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खुद को कंज्यूमर मान के चल सकते हो कि आपने अगर कुछ भी परचेज़ करना है तो आप एक कंज्यूमर हो, मार्केट से आपने कुछ भी परचेज़ करना है, तो उसके हिसाब से हम इसकी स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। ऑलराइट, तो फर्स्ट इज़ the law of demand states that all other things being equal, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि सारी चीज़ें इक्वल हैं, बट द हायर द प्राइस ऑफ द गुड द लेस पीपल विल डिमांड दैट गुड। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो कम होगी। इन अदर वर्ड्स, द हायर द प्राइस द स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस हाई होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस उसका लो होगा तो उसकी डिमांड मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट जो अदर थिंग्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। ये किस में है, लॉ ऑफ डिमांड में। वो हमें ये बता रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड का यही स्टेट करना है कि जो भी मार्केट में अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, वाइस वर्सा है। ठीक है, अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। अब अदर थिंग्स नीचे लिखा है सेकंड लाइन में, अदर थिंग्स मींस कंज्यूमर इनकम। जो कंज्यूमर की इनकम है वो तो सपोज करो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर की इनकम 10,000 पर मंथ है, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट है ना। पर को फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, कोई भी हाउस होल्ड आइटम लाइक सर्फ या कुछ भी, पर उसका तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, वो पर इनकम पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ रहा है, इनकम तो कांस्टेंट है ना, वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। ठीक है, तो ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स में क्या आएगा, कंज्यूमर इनकम। सेकंड मैंने क्या लिखा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मींस रिलेटेड गुड्स यहाँ पे क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स। मींस कि सर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल सर्फ है, सर्फ के भी कितने ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो उसमें सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं, वो होते हैं रिलेटेड गुड्स। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको चॉकलेट्स में डेयरी मिल्क ही पसंद है बट आपका बजट नहीं है कि आप डेयरी मिल्क बाय कर सको, ठीक है, पर आप कोई और चूज़ भी नहीं करोगे। अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब पर्टिकुलर वही है कि मैंने डेयरी मिल्क ही खानी है, नहीं तो नहीं और कोई नहीं खानी। ठीक है, तो ये थिंग्स कौन सी है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रही। बट लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला उसने कि प्राइस ऑफ गुड भी सिर्फ प्राइस गुड्स का चेंज हो रहा है, उसी की वजह से डिमांड कम और ज़्यादा होती है। यू गॉट माई पॉइंट। देन नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ, जो इसके बाद मैंने लिखा है अदर थिंग्स के बाद में नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए। द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। इसमें है इनवर्स का मीन्स उल्टा एक दूसरे से। अगर वही रिपीट है, जो भी मैं ऊपर बोल रही हूँ उसी का रिपीट है कि प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड कम होगी। सिंपल सा आप फॉर्मूला लेके चलिए, अपने आप पे लागू कीजिए, सब कुछ समझ आएगा कि प्राइस कम है तो आप कम खरीदोगे, नहीं सॉरी प्राइस ज़्यादा है तो आप कम खरीदोगे, अगर प्राइस कम है तो आप ज़्यादा खरीदोगे। ठीक है, वैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में फादर मदर क्या करते हैं, अगर कुछ भी अनियन वगैरह मार्केट में कम रेट में मिल जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको, तो हम बल्क में बाय करके रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर, क्योंकि अनियन जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, कम से कम महीना तो रह ही जाते हैं ना। तो इसलिए अगर वो प्राइस ज़्यादा होगा तो हम वही जितना नीड होगी उतनी ही लेके आते हैं फॉर द नेसेसरी। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। सो नेक्स्ट वन इज़, सो ये आपका फर्स्ट स्लाइड पे मैंने पूरा मीनिंग वगैरह आपको समझा दिया, आप उससे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड पे आपको बहुत इजी वे में मैंने समझाया है
वो आपको एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम में ये वाली डायग्राम भी बना दोगे ना, तो आपके मीनिंग के पूरे मार्क्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 नंबर का मीनिंग आ रहा है तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। तो हमेशा ज़ोर दीजिए कि जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसको ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करिए, ठीक है। इट्स लुक नाइस एंड आल्सो कवर द हाई मार्क्स दैट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या लिखा है देखिए, दैट विद द राइज इन प्राइस दैट डिमांड विल फॉल एंड विद द फॉल इन प्राइस द डिमांड विल राइज। जो डायग्राम है उस पे देखो, लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल फॉल। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। वही जो मैंने आपको पीछे समझाया, बस इसमें ड्रामेटिक फॉर्म में मैंने प्रेजेंट कर दिया ताकि आपको हेल्प हो सके और आप अच्छे मार्क्स ले सकें कि अगर मार्केट में उसका प्राइस डिक्रीज़ कर देंगे प्रोडक्ट का तो वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल है। सो उसके आगे नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड स्लाइड, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो assumptions में पहले देखिए क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड assume दैट द अदर थिंग रिमेन अनचेंज्ड। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि लॉ ऑफ डिमांड कब काम करता है, ये कब अप्लाई होगा, जब जो अनचेंज मीन्स जो कांस्टेंट चीज़ें, पीछे स्लाइड टर्न करके मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर इनकम, प्राइस रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, वो अनचेंज है। हम उसको मान के ज्यूम करके चलते हैं कि वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड नॉट ओनली इट्स प्राइस। जो एक प्रोडक्ट की डिमांड है वो हमेशा एक प्राइस पे ही नहीं टिकी है कि हम उस पे ही लेके मान के चलेंगे कि नहीं डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन ओनली प्राइस, नो। वो कस्टमर का फर्स्ट पॉइंट देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, but also many factors like taste and preferences. Second point is income of the consumer. Third point is price of related goods. सबसे पहले है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम होना चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होनी चाहिए। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जो सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं उनका भी प्राइस नहीं चेंज होनी चाहिए। ये सारी किस में आती है, कांस्टेंट, जिसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड। अब सम एग्जम्पशंस आर, फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होता है, जब हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, ना अब और ना इन फ्यूचर, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट है, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। आई अर्लियर मेंशन दैट। इसमें क्या बताया है कि ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड कंज्यूमर के कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वही है, तभी रहेगा। थर्ड पॉइंट इज प्राइजेज ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी शुड रिमेन अनचेंज। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जो सब्सिट्यूट गुड होते हैं, फॉर एग्जांपल वो भी मैंने आपको बताया था कि वो भी उनका भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज द कमोडिटी शुड बी नॉर्मल कमोडिटी। नॉर्मल कमोडिटी मीन्स कि अगर ये लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होगा अगर फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम्स और गोल्ड, बोथ आर डिफरेंट कमोडिटीज़, गिफन गुड्स है वो, ठीक है, उसको आप एक मतलब उसमें नहीं, कैटेगरीज में नहीं लेके आ सकते। जो नॉर्मल कमोडिटी है वो एक ही कमोडिटी सेक्टर में आना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी नॉर्मल कमोडिटी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होगा। देन फिफ्थ इज साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि हाँ भाई पॉपुलेशन का साइज वो तो चेंज होना ही होना है, हर रोज़ हर दिन चेंज होता ही है पॉपुलेशन का साइज, ठीक है। तो ये इसमें एजम्पशंस में ये बताया कि लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होगा ये कि साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा इन फ्यूचर। सो द रेस्ट इज 6.1 इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज। जो हम
नेटवर्थ निकालते हैं वो भी, उसका भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये तब लॉ एप्लीकेबल होगा। देन 7th इज देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइजेज इन फ्यूचर। ये लॉ ऑफ डिमांड तब काम करेगा अगर आप ये कोई एक्सपेक्टेशन रख के ना चले कि प्राइस इन फ्यूचर में चेंज होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द टॉपिक। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, मीनिंग एंड इट्स एग्जम्पशंस। और 2 डायग्राम मैंने आपको बताए हैं, आप इसको मीनिंग वाले डायग्राम में मीनिंग वाली डायग्राम डालिए। ठीक है, उसके बाद एग्जम्पशंस वाली मैंने लास्ट स्लाइड पे प्रिपेयर की है, उसमें मैंने प्रॉपर आपको लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाया है, जो कि आप अगर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर आ गया तो आप ये बना दोगे तो आपके 8 मार्क्स तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम। फर्स्ट देखिए, लेफ़्ट साइड पे देखिए प्राइस है, प्राइस पे अगर कमोडिटी, नीचे कमोडिटी देखिए, नीचे क्वांटिटी है। ठीक है, प्राइस अगर 70 है तो क्वांटिटी किधर जा रही है, 75। ठीक है, रेड डॉट 75। उसके बाद अगर प्राइस 0.90 है प्रोडक्ट का तो डिमांड क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड हो रही है। ठीक है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, श्रिंक होके कहाँ पे आ गई, 55 पे। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस और इंक्रीज़ कर रहे हो, देखो ऊपर उसके ऊपर 1.20, तो उसका डिमांड कितना कम हो गया, 40 पे आ गया। मीन्स जैसे जैसे आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। और साइड पे डिमांड डिक्रीज हो रही है, एरो स्लो डाउन है। ठीक है, नीचे क्वांटिटी, इधर प्राइस। द लॉ ऑफ डिमांड, ए राइज इन प्राइस कॉजेज ए फॉल इन डिमांड। जब जैसे ही आप प्राइस बढ़ा रहे हो, फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, ए राइज इन प्राइस कॉजेज ए फॉल इन डिमांड, तो डिमांड नीचे आ रही है। ए फॉल इन प्राइस कॉजेज ए राइज इन डिमांड। ठीक है, अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। सो ये बहुत इजी डायग्राम है। आप ऐसे पूरा क्वेश्चन कीजिए तो आपके 100% है कि इतने मार्क्स आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और नई वीडियो आपको सारे टॉपिक्स पे लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।